हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में हम लोग राजनीतिक और आर्थिक वैश्वीकरण पढ़ चुके हैं। आज है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण से एक सवाल पक्का यहाँ आने वाला है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल हर हाल में आपको 100% सिक्योर है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे वो वैश्वीकरण का पिछले कितने भी पेपर क्यों ना हुए हो, वैश्वीकरण से सीधा सवाल अपने को एक उठता हुआ नजर आता है। चाहे आप कितने भी मॉडल पेपर देखें, चाहे आप पूर्व के पेपर देखें, सब में सीधा सिंपल सवाल पूछा गया है। या तो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव पूछेगा, या वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव पूछेगा, या आपसे सांस्कृतिक प्रभाव पूछेगा। सवाल का जो पक्ष और विपक्ष होगा, बस वो उस पर आपको फोकस करना है। वो आपको ये भी पूछ सकता है इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। और तीनों में सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी बनती है वो बनती है सांस्कृतिक प्रभाव की। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। राजनीतिक भी आता है, आर्थिक भी आता है, ऐसा नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा बार अगर कोई पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, सांस्कृतिक प्रभाव पूछा गया है। यानी कि 70% प्रायोरिटी इसी की बनती है कि यही एग्जाम में आता है। इसलिए ये टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये याद होना ही चाहिए। वैश्वीकरण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी 100% चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको देखें तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को समझने से पहले हमें संस्कृति क्या है ये हमें समझना होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि समाज क्या है, संस्कृति क्या है, शक्ति क्या है, बल क्या है, प्रभाव क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। संस्कृति को हम कल्चर कहते हैं, और कल्चर पर जो इफेक्ट होते हैं, संस्कृति पर हमारे इफेक्ट होते हैं। संस्कृति वास्तव में होती क्या है, हमारा बोलना, बैठना, उठना, खाना पीना, रहन सहन, एवरी पॉसिबिलिटी इन आवर लाइफ इट कॉल्ड टू कल्चर। जो भी हमारा पहनावा है, हम अंग्रेजों को देखते हैं वो बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े नहीं पहनते, बहुत सिंपलिसिटी पे विश्वास रखते हैं, टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नॉन वेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, बहुत प्रकार की वाइन्स वगैरह यूज करते हैं। सभ्यता के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, इतनी उन्नत संस्कृति उनकी नहीं है। इंडियंस को देखते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल में भरोसा रखते हैं, परंपराओं पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, छोटे बड़े जो रीति रिवाज उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, टाइम के पंक्चुअल नहीं होते। हाँ, आपको बुरा लगेगा, इंडियंस की सबसे बड़ी कमी है कि इंडियंस टाइम की वैल्यू नहीं समझते। 5-10 मिनट तो इट इज नॉर्मल, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश है वो टाइम के बहुत ज़बरदस्त पंक्चुअल होते हैं, उनको टाइम की कीमत का बहुत ज़्यादा पता होता है। तो यही क्या है, मोटे मोटे अर्थों में संस्कृति है। अब संस्कृति जब हमने सीख ली क्या होता है, तो संस्कृति के बाद इसमें हम लोग परंपराओं को भी देखते हैं। इसके बहुत सारे वाइड रूप हैं जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है, अपने किसी काम का नहीं है। बस अपने को बस इतना सा ध्यान रखना है, बोलना, उठना, बैठना, एवरीथिंग जो हम दिन में यूज करते हैं, हम रहन सहन जैसा भी हमारा है, समाज है, ये सब क्या है, सांस्कृतिक पहलू है। तो वैश्वीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अब देसी हाट में अगर हम देखें, ग्रामीण भाषा देखें, घर के उदाहरण से देखें, तो इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले जब दिन की शुरुआत होती थी तो बुजुर्ग और बच्चे सूर्योदय से पहले उठते थे। दिन की शुरुआत कहाँ से होती थी, सूर्योदय से पहले उठने से। इसका फायदा क्या होता था कि स्वस्थ रहते थे, मोशन अच्छे से लगता था, और बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाते थे, क्योंकि जब पेट साफ हो रहा है तो बहुत सारी बीमारियां मिट जाती थी। आज क्या हो रहा है, लेट उठना और लेट ही सोना। लेट सोने के कारण पाचन क्रिया प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और बीमारियां। तो पहला कल्चर प्रोग्राम में अंतर तो ये आ गया। दूसरा, पहले हाई पॉप, हाई डेड, हाइलोसिस ये नहीं था। पहले मान सम्मान था, रस भरे शब्द थे, और कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में माँ बाप बहन और वो एक धार्मिक एजेंडा में, ये नहीं कर्म आज नहीं है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसका सबसे जबरदस्त फायदा होता था सिक्योरिटी सिस्टम। आज हम देखें शहरों में हम लोग कमाने के लिए आ गए, एजुकेशन बिल्डअप के लिए आ गए, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हमसे दूर हो गई,
वो जो एक विलेज प्रोग्राम हुआ करते थे, सामूहिक प्रोग्राम हुआ करते थे, लोक लाज वाला सिस्टम था, एक परिधि थी, एक संस्कार था, वो सब हट गया। घर में कहीं ना कहीं दादा दादी का बहुत बड़ा रोल होता था, बच्चों को ट्रेन करने में, बच्चों को शिक्षा देने में, शिक्षाप्रद कहानी सुनाने में, और घर के जो बच्चे भी थे वो मान सम्मान करते थे, एक साथ बैठते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते थे। 4 बंदे घर में हैं, एक अगर कमजोर है तो 3 मिलकर उसकी सहायता करते थे, तो एक सामूहिकता उसमें थी। आज क्या हो गया, दादा दादी की जगह ले ली आई ने, माँ बाप यानी कि पेरेंट्स दोनों जॉब पे जाते हैं और बच्चे आई के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं। ऐसे में दादा दादी के संस्कार उनको नहीं मिलेंगे और वो बच्चे इतने संस्कार से पिछड़े हुए रहेंगे जिसका पॉसिबल हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में हम सोच नहीं सकते। इसका प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, किसका, वैश्वीकरण का। क्योंकि अमेरिका भारत को दुनिया की देन है, दुनिया को भारत की देन है संयुक्त परिवार, कि सब क्या रहें, एक साथ मिलकर रहें। और पश्चिमी संस्कृति की देन है एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार क्या होता है और एकल परिवार क्या होता है, ये आपको देखना चाहिए। एकल परिवार क्या है, हम दो हमारे दो, ये क्या है, एकल परिवार। यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे कौन सी परिभाषा में आते हैं, एकल परिवार में आते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा चाची जो भी पॉसिबल है, जो एक संयुक्त परिवार में रह सकते हैं, वे कहाँ आएंगे, संयुक्त परिवार के सदस्य कहलाएंगे। तो जो सिक्योरिटी पर्पज है वो है, संस्कार है, प्रॉब्लम्स हैं, और इन फ्यूचर आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों में एक गुस्सा आ रहा है, बहुत भयंकर। बच्चे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं, मोबाइल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनका टाइम स्पेंड करने के लिए कोई है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम एक निश्चित समय है, 6-7 घंटे वो स्कूल में गुजार लेते हैं, इसके बाद टोटल टाइम उनका घर का है। तो उनके सिर्फ 2 ही साथी हैं, या तो मोबाइल या टीवी, और दोनों से बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है। पेरेंट्स समझ रहे हैं, बच्चा भी समझ रहा है, इट इज एंटरटेन बट इट इज नॉट एंटरटेन, it is the total disturb of life, mental state proper gain regularly day by day, it is the last day it depended to largest mind blast system, then you call to a disturbance of our life। अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति हो रही है कि आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लार्जेस्ट स्केल पे ये प्रॉब्लम निकल कर आएंगे। जैसे बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, छोटे बड़े को मान सम्मान नहीं कर रहे, सारे साइड इफेक्ट किसके हैं, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के हैं, पश्चिमी क्षेत्र के हैं। बच्चा आजकल जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो बॉलीवुड के फिल्मों में देखकर कमेंट्स करता है, बहुत सारी जगह ये सब प्रभाव किसके हैं, सांस्कृतिक प्रभाव की ही हैं। कहीं ना कहीं हमने विश्व संस्कृति को अपना लिया, जो गलत चीजें हैं वो भी हमारी लाइफ में आ गई। यहाँ कहते ही ये मतलब नहीं है कि विश्व संस्कृति को हमें नहीं अपनाना चाहिए, 100% अपनाना चाहिए। वैश्वीकरण का साथ है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना चाहिए और जरूरी भी है, लेकिन अच्छी चीजें बढ़ानी चाहिए। जैसे पश्चिमी संस्कृति में कुप्रथाएं नहीं है, बहुत कम है, अच्छी बात है। टाइम के पंचुअल है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है, बहुत अच्छी बात है। अधिकारों के प्रति बहुत अच्छे जागरूक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के प्रति सकारात्मक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से अपनानी चाहिए। अब अपने किताब में क्या क्या है वो देखते हैं, ये सारी बातें इसमें भी हम जोड़ सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकल परिवार पूछा गया था, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो एकल परिवार ही होता है। स्थानीय संस्कृति पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। अब स्थानीय संस्कृति में हम कौन सी कहते हैं, लोकल सोसाइटी, विलेज सोसाइटी हम लोग कहते हैं। गांव की एक समिति, गांव की एक जो परंपरा है उसे हम लोकल सोसाइटी कहते हैं। तो इसका वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, या इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो कैसा प्रभाव पड़ा है, मिश्रित प्रभाव पड़ा है। कुछ चीजों में आधुनिक हो गए, कुछ चीजों में आधुनिक नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आधुनिक होने वाली चीज कौन कौन सी है, गांव का पहनावा आज नहीं बदला है, तो ये किस परंपरा में है, इंडियन परंपरा में। खाना बदला है, सैटेलाइट सिस्टम बदल गए, मोबाइल बदल गए, टीवी बदल गया, तो ये कहां से कहां आ गया, वैश्वीकरण में आ गया। फिर सबसे बड़ी बात, इनकी भाषा शैली भी आज नहीं बदली है। स्थानीय जो छोटे भाग हैं उनमें भाषा शैली नहीं बदली है। संयुक्त परिवार है, दादा दादी के साथ रहते हैं, संस्कारों वाला मामला है, तो ये सारी चीजें वहां आज चल रही हैं।
लेकिन कुछ चीजों में देखें, डाइनिंग टेबल आ गई है, फ्रिज, एसी, कूलर की तरफ चले गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आधुनिक संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति इन्होंने भी अपनाई है। पिज्जा, बर्गर, डोसा है, तो स्थानीय जो संस्कृति है उस पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है। कहीं कुछ चेंज हुआ है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद देखें, परंपरागत संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ये सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसमें है। परंपरागत संस्कृति कौन सी है? वो जो रीति रिवाज हमारे यहाँ चल रही थी, जो सदियों से कार्यक्रम चल रहे थे, जिसमें शादी संस्कार थी, बहुत सारे शिक्षा के संस्कार थे, रहने के संस्कार थे, मकान बनाने का तरीका था, ये सारे संस्कार परंपराएं हैं। इसमें हम देखें तो 16 संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति में माने जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जिसमें मृत्यु भी एक क्या है? संस्कार ही है। जन्म भी एक क्या है? संस्कार ही है। शिक्षा लेना भी एक क्या है? संस्कार ही है। तो परंपरागत जो संस्कृतियां थी और जो हमारी डेवलपमेंट को हमने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया था, उस संस्कृति पर सबसे ज्यादा प्रभाव वैश्वीकरण का पड़ा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ मुंडन का था, चोटी रखने का संस्कार था, शिक्षा ग्रहण करने का था, गुरुकुल का था, जनेऊ का था, वेद पाठ का था, ये सारे सिस्टम हमारे यहाँ बने हुए थे। और एक निश्चित आश्रम थे, 4 प्रकार के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास और वानप्रस्थ, 4 हमारे ये संस्कार थे। सबसे पहला बाल शिक्षा ग्रहण था, फिर अपने पहले ब्रह्मचार्य का था, फिर गृहस्थ आश्रम था, और फिर संन्यास आश्रम, और फिर अंत में लाइफ का एंड में वानप्रस्थ वन की तरफ जाना था। ये 4 प्रकार के संस्कार हमने परंपरागत संस्कृति में ले रखे थे। इस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और इस पर प्रभाव कौन कौन से पड़े हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। फिर सांस्कृतिक समरूपता आती है। समरूपता का मतलब होता है इक्वेलिटी, समानता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सभी संस्कृतियों को एक बनाने से फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये, अमेरिका ये सोचता है, अमेरिका ने शीत युद्ध में देखा कि यदि मैं क्या बेचूं? हथियार, तब मेरा क्या होगा? व्यापार होगा। और ये व्यापार कब होगा? जब युद्ध होगा, या क्या बढ़ेगा? तनाव। और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एवरी टाइम ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि व्यापार, युद्ध, तनाव बना रहे। तो हथियार एक शॉर्ट टर्म जरिया है, एक लंबे समय के लिए कमाई का जरिया नहीं है। फिर इसकी जगह दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या देखा कि यदि हम क्या कर दें, किसी का उपनिवेश बना लें, या किसी को गुलाम बना लें, या किसी को दबाव में रख दें, तब क्या कर सकते हैं? तब भी नहीं लगा कि ज्यादा समय ये भी चलने वाला नहीं है। फिर क्या करें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्हें लगा, वो लगा संस्कृति। इन्हें लगा कि यदि हम हमारी संस्कृति को फैला दें, यदि हम हमारी सभ्यता को फैला दें, यदि हमारे कल्चर को फैला दें, तो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया भी क्या करेगी? उनका इस्तेमाल करेगी। तो जो उद्योग हमारे यहाँ लग रहे हैं, उनका उत्पादन, जो उनका उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, उनकी सेल बढ़ेगी, और उससे क्या आएगा? पैसा आएगा। और अमेरिका का उद्देश्य क्या है? यही है। इन्होंने अपनी संस्कृति को इतना हाई फाई दिखाया, इतना अच्छा दिखाया कि बहुत दुनिया आकर्षित होने लग गई, जबकि मूल आधार भूल गए कि वास्तव में क्या चीज है। आयुर्वेद को समाप्त करने का कारण यही रहा कि पश्चिमी देशों ने इसको नकार दिया, आज उसी आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग केमिकल के गद्दों पर, जो मैट्रेस होते हैं, उन पर सो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है शरीर के लिए। आज भी भारत का जो परंपरागत विज्ञान है, जिन्हें हम आयुर्वेद कहते हैं, शारीरिक विज्ञान है, उनका मुकाबला आज भी नहीं है। आज भी हम देखें तो गांव में जो हमारा सिस्टम था, हमारे जो मिट्टी के बर्तन थे, वो आज भी इतने जबरदस्त, इतने केमिकल होने के बाद भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पेट से संबंधित उनको यूज करने पर नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी उन्नत संस्कृति को बर्बाद करने के लिए और लाभ कमाने के लिए सांस्कृतिक समरूपता का कार्य किसने किया? वैश्वीकरण ने किया। कि यदि हमारी संस्कृति ये लोग अपना लेंगे तो मजबूर होकर इन्हें क्या करना पड़ेगा? हमारा कार्य मानना पड़ेगा, हमारी तरफ जाएंगे। आज बहुत सारे, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ,
थोड़ा सा कड़वा एग्जाम्पल है लेकिन देना जरूरी है यहाँ। हम आज अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी ओनली इट इज ए लैंग्वेज नॉट फॉर कंडक्टिव नॉलेज। हम अंग्रेजी को ज्ञान से नहीं जोड़ सकते। ये बहुत बड़ा एक मिथ्या है, बहुत बड़ा एक स्टेटस सिंबल है, बहुत बड़ी एक समस्या है। और ये भी फैक्ट है कि अंग्रेजी हिंदी से बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है, कंफर्टेबल लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ें पढ़ाएं तो दोनों में ही आरामदायक लैंग्वेज अंग्रेजी है। हिंदी को समझाना बहुत मुश्किल होता है, अंग्रेजी को समझाना बहुत आसान होता है। और अंग्रेजी कंफर्ट जोन में भी आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ऐसी वाक्य हम बहुत अच्छे फ्लुएंसी से बोल सकते हैं। अगर हम कंफर्ट अगर बोल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेटस के लिए अगर हम दिखा रहे हैं तो गलत चीज़ है, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी वैसी एक भाषा है जैसी हिंदी एक भाषा है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, बच्चा एक बहुत अच्छी पार्टी में गया पेरेंट्स के साथ और वहां जाकर अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो पेरेंट्स को लगता है कहीं ना कहीं उनके स्टेटस में क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि अंग्रेजी बड़ी स्कूल होनी चाहिए। अंग्रेजी बड़ी स्कूल होने से ज्ञान का क्या लेना देना, ये हम सब समझ सकते हैं। नॉलेज का क्या लेना देना, नॉलेज तो एक परफेक्ट चीज है। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूँ। हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं, हम संस्कृत में भी बात कर सकते हैं, उर्दू में भी बात कर सकते हैं। केवल ये कम्युनिकेट करने का एक क्या है, साधन है, एक दूसरे की बात का समझने का एक माध्यम है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आपको समझनी होंगी कि सांस्कृतिक पश्चिमी संस्कृति से जो चीजें आई हैं वो हमें कहीं ना कहीं क्या ला रही है, समरूपता ला रही है, अपने अंदर मिलाना चाह रही है। और हम पता ही नहीं कब चले गए, हमें पता ही लगा कब हम लोग इन संस्कृतियों के इतने आदी हो गए, कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो गए। यहाँ पर एक चीज और, बहुत सारे लोग ऐसा शर्मिंदगी महसूस करते हैं अंग्रेजी भाषा से लेकर, अंग्रेजी स्कूलों से लेकर। यदि हमें अंग्रेजी नहीं आती तब तो जरूर करना चाहिए, लेकिन हमें भी बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है तो फिर कहीं कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर है, उसी हम यूज करेंगे। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, बहुत कम मात्रा में हिंदी, ऐसा नहीं हिंदी जानते नहीं थे, बहुत कम मात्रा में हिंदी यूज करते थे। हिंदुस्तान जैसे देश में हिंदी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होनी है ही है। तो कहीं ना कहीं ये देखें, हमें भाषा आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा, हमारी जो मातृ परंपराएं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये चीजें हमें चीन से सीखनी चाहिए। चीन का खुद का फेसबुक है, खुद का क्रोम ब्राउजर है और बहुत सारे एप्लीकेशन खुद के हैं, ताकि सिक्योरिटी लीक ना हो सके। आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, कल के पेपर में आप पढ़ेंगे, आज की न्यूज में आ रहा है कि जितने भी 30 से ज्यादा जो बड़े वीआईपी हैं उनका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक हुआ है, उनका कहीं ना कहीं जासूसी हुई है। तो ये इसीलिए हुआ है कि हम लोग बाहर के सर्वर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को जोड़ रहे हैं, बाहर के एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है। पश्चिमी संस्कृति को लादना। अब हमारे यहाँ क्या है कि जो ऐड आते हैं, जो फिल्में आती हैं, जो गाने आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, इन सब में सिर्फ दिखाई एक ही चीज आती है, वो कहीं ना कहीं क्या है, पश्चिमी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। वैलेंटाइन डे है, अपने फादर्स डे है, मदर्स डे है, बहुत सारे डे हैं। तो हिंदू संस्कृति में तो सारे ही दिवस थे और सारे ही दिवस प्रेम के थे। भाई बहन का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, बच्चे माता पिता का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है, पर्यावरण प्रेम है, भगवान से प्रेम है। तो प्रेम की जो परिभाषा थी वो वाइड थी। गुरु शिष्य का प्रेम है, ये सारी चीजें एक वाइड रूप में थी। उसको संकीर्ण धारणा में, शॉर्ट सिस्टम में प्रेम की भाषा पश्चिमी संस्कृति में आती है। चॉकलेट डे है, ये कहीं ना कहीं बहुत संकीर्ण परिभाषा में आती है। मेरा पर्सनल राय भी ये है, मैं पर्सनल है, बाकी वो कुछ भी सोचा जा सकता है, मैं इनका समर्थन कभी नहीं करता, क्योंकि एक फूड संस्कृति की तरफ लेके जाते हैं। फूड एक देसी शब्द है, एक देसी शब्द है, कहीं ना कहीं किसी का कोई मतलब इनका नहीं निकलता। जैसे इसी से संबंधित है फैशन टीवी, जो हम लोग शायद घर वालों के साथ नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजें जो घर वालों के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते, तो उनको हमारी संस्कृति में स्थान नहीं दिया गया। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, कहीं ना कहीं घर वालों के साथ सब सामूहिक रूप से जो चीजें देख सकते हैं वो हमारा समाज एक्सेप्ट करता है।
तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी संस्कृति है तो बहुत ज्यादा अपने आप को एडवांस समझती है। उनका कहने का मतलब हमें जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका आता है। वास्तव में वो फूल संस्कृति है, वास्तव में उन्हें कुछ आता ही नहीं। हमारी जो परंपराएं बेहद उन्नत थी उसको नष्ट करने का कारण क्या था? वैश्वीकरण के माध्यम से ही आया है। कहीं ना कहीं वे हमें नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ ले जा रहे हैं ताकि इनका विकास ज्यादा ना हो जाए। जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, बता ही दिया। पिज्जा है, बर्गर है, बहुत सारे फास्ट फूड है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता, मैं भी खाता हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो हमें भी खाना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जीवन शैली पर क्या डालता है? प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और प्रतिकूल प्रभाव भी बहुत जबरदस्त। इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अपने एंजाइना वगैरह है, एंजाइटी जिससे बनती है। और सबसे मजे की बात, इससे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी भोजन शैली पर भी पड़ रहा है, हमारे विचारों पर पड़ रहा है। आक्रामक विचार हो रहे हैं। और जो शुद्ध शाकाहारी, हमारे वेदों पुराणों में एक ऐसी वाक्य है कि जैसा खाए न वैसा हो मन, कि जिस प्रकार से खाना होगा हमारे विचार भी उसी प्रकार से बन जाएंगे। इसीलिए खाना पौष्टिक शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। तो ये क्या पड़ेगा? जीवन शैली पर हमारा प्रभाव पड़ा है। किसका? वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। कौन सा? सांस्कृतिक। हमने इसके दोनों रूप देख लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। स्थानीय संस्कृति पर कैसा प्रभाव पड़ा है? मिश्रित, इट सोशल। परंपरागत संस्कृति पर क्या पड़ा है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। परंपरागत में कौन सी है? जो हमारी सनातन संस्कृति है। सांस्कृतिक पर क्या पड़ा है? समरूपता, समानता लाना चाहते हैं ताकि सब बराबर हो जाए और हमारी संस्कृति ज्यादा हावी हो जाए। पश्चिमी लोग ऐसे सोचते हैं। पश्चिमी संस्कृति वाले क्या मानते हैं? अपने आप को हीरो मानते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, उन्नत हैं और हमें ही मानना चाहिए। जीवन शैली पर कैसे प्रभाव पड़ा ये बताने की जरूरत नहीं है। आजकल आपने देखा होगा फैशन, फटे हुए कपड़ों को हम लोग फैशन कहते हैं, और ये भी क्या है? पश्चिमी संस्कृति का ही उदाहरण है।